रुद्र, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। मनोहर काका, शोभा काकी जी आपको अपनी बेटी मानती हैं और मैं काका को अपने बाबा के समान मानता हूँ। वो भी परेशान हैं आपको लेकर। शोभा काकी जी, जिसकी कंडीशन पिछले 20 साल से वैसी ही थी, आपके आने से उसे नई जिंदगी मिली। आपको इस हालत में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जानवी, मुझे सच जानना है, सिर्फ सच। आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? उस रात आप स्टेशन पर अकेली थीं, कुछ भी हो सकता था आपके साथ। आप समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी घटना घट सकती थी। जानवी रोते हुए, जोर से चीखते हुए बोली, हो जाता कुछ भी, कम से कम इस नर्क जैसी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता। जानवी रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। रुद्र उसके पास गया और उसे संभालते हुए बोला, जानवी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। रुद्र जानवी को शांत करवाता है। जानवी और रुद्र के बीच फिर से कुछ देर खामोशी छा गई। जानवी खुद को मजबूत करके अपनी जिंदगी की दास्तान रुद्र के सामने रखी। जानवी, मेरी जिंदगी की पहली सीख मेरी माँ एमपी के शहडोल जिले के एक छोटे से गांव से थी। मेरे नाना गांव के मुखिया थे। मेरी माँ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मामा उनसे 2 साल छोटे थे। नानी माँ, नाना जी माँ को बड़े लाड़ प्यार से पाले थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वहाँ लड़कियों की जिंदगी चूल्हा चौका तक सीमित रहती थी, लेकिन मेरे नाना जी माँ को पढ़ाने के लिए उत्सुक थे। दूसरे कुछ भी कहते लड़कियों को लेकर कि उसे तो ससुराल जाना है, घर संभालना है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, लेकिन नाना जी का नजरिया अलग था। नानी माँ भी पहले माँ की पढ़ाई को लेकर यही बोलती थीं, लेकिन नाना जी की जिद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और धीरे धीरे उनकी सोच भी बदल गई। माँ 8वीं तक की पढ़ाई गांव से ही की। माँ के साथ 5 बच्चे और थे। माँ 6 नंबर की थीं, जो गांव की उस स्कूल में पढ़ी थीं। फिर 12 तक पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाती थीं। 12 पास करने के बाद माँ ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। नाना जी तो राजी थे, पर माँ के चाचा इस फैसले में साथ नहीं थे। कहते थे कि लड़की को शहर की हवा लग जाएगी। माँ ने जिद किया कि वह पढ़ना चाहती हैं। नाना जी ने शहर में एक कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया। माँ ने पहला साल पास कर लिया। नाना जी माँ को गांव से 2 किलोमीटर दूर बस स्टॉप पर छोड़ा करते थे। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था कॉलेज। लेकिन उन्हीं बीच मेरी माँ की मुलाकात मेरे पापा जी विवेक श्रीवास्तव से हुई। मेरी माँ मालती शर्मा और पापा की मुलाकात बस स्टॉप पर हुई। पापा एक प्राइवेट कंपनी में शहर में जॉब करते थे और ये भी उसी बस में जाया करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती, फिर प्यार हो गया। जब घर में इस बारे में पता चला तो नाना जी ने माँ को अपने पास बुलाया और समझाया, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन जब माँ के चाचा जी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पूरे घर में बवाल सा मचा दिया। नानी माँ ने भी माँ के कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। माँ पापा को बहुत चाहती थी। एक दिन माँ ने चाचा को किसी से बात करते सुना कि वो लोग पापा को जान से मारने की बात कर रहे हैं। एक दिन माँ पापा से छुपते छुपाते मिलने आए और माँ को अपने साथ ले गए। माँ को लेकर पापा जबलपुर चले गए। वहाँ पापा ने माँ से एक मंदिर में शादी की। पापा की फैमिली में सिर्फ दादी माँ थीं। जब नाना जी को किसी से माँ के बारे में पता चला तब नाना जी कुछ महीने बाद माँ से मिलने जबलपुर आए। माँ से उन्होंने कुछ नहीं कहा, मिलकर चले गए। जब मामा जी को पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर दीदी से रिश्ता रखोगे तो मेरा मरा मुँह देखोगे। बेटी के लिए प्यार भी था, बेटे का मोह भी था। नाना जी, नानी माँ उस दिन के बाद माँ से मिलने कभी नहीं आए। 1 साल बाद मैं इस दुनिया में आई। पापा, दादी, माँ बहुत प्यार करते थे मुझे। पापा ऑफिस चले जाते, माँ घर पर बोर हो जाती, पर मेरे आने के बाद माँ का समय बीत जाता घर पर। कुछ समय हंसी खुशी निकल गए। मैं 3 साल की हो चुकी थी। एक दिन पापा ऑफिस से आ रहे थे तो एक कार वाले ने उन्हें ठोकर मार दी। पापा की वहीं डेथ हो गई। यहाँ से मेरी और माँ की जिंदगी में काले ग्रहण लगने शुरू हो गए। जानवी का गला रुंध गया था, आंखें भर आई थीं। रुद्र ने जानवी को नॉर्मल फील कराया। फिर अचानक रुद्र बोला, मुझे समझ नहीं आया, जब आपके पापा की डेथ हुई उस टाइम आप 3 साल की थीं। फिर वो फोटो जो आपके रूम में रखा हुआ है, वो उसमें छोटी लड़की है, वो आप हो ना? जानवी, हाँ। रुद्र, और उसमें एक 1.5 साल का बच्चा भी था शायद। तो फिर वो कौन है? रुद्र आश्चर्य होकर बोला। जानवी एकटक पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। बोलो जानवी, वो फोटो में जो बच्चा था वो कौन है फिर? जानवी, मेरे दूसरे पापा। रुद्र शॉक्ड हो गया। रुद्र, व्हाट? जानवी,
हाँ सर, मेरे दूसरे पापा और वो छोटा बच्चा मेरा भाई है, मेरी पहली माँ का बेटा। रुद्र हैरान था। पापा के जाने के बाद दादी की कंडीशन बहुत खराब होती गई। उन्हें सदमा सा हो गया था। कुछ महीने बाद वह भी हम लोग को छोड़कर चली गईं। माँ और मैं अकेले रह गए। कंपनी जहाँ पापा जॉब करते थे बहुत दूर थी घर से। माँ कभी बाहर नहीं निकली थी घर से। इन 3 सालों में कंपनी वालों ने कुछ पैसे दिए थे। उनमें से आधे पैसे दादी के इलाज में खत्म हो गए और आधे पैसों से कुछ दिन तक घर चला। फिर सिचुएशन को देखते हुए मम्मी वहीं पास के ही एक शॉप में काम करने जाने लगी। साथ में मुझे भी लेकर जाती। 2 साल ऐसे ही निकल गए। मैं 5 साल की हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद उस शॉप वाले अंकल के यहाँ पूजा हुआ था। वहाँ पूजा के दिन एक औरत आई थी। उस औरत ने माँ को वहाँ देखा और शॉप वाले अंकल से कुछ बातें की। शॉप वाले अंकल बोले कि उस औरत ने अपने बेटे के लिए माँ को पसंद किया था। उसके बेटे ने 40 साल की उम्र में शादी की थी। उसकी बहू बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी। बाद में उनके बेटे ने जब माँ को देखा तो एक ही बार में देखकर पसंद कर लिया। उस अंकल की बात को बहुत ध्यान से सुनने के बाद माँ ने मेरी खातिर उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर उन्होंने जब मेरे बारे में सुना कि इसकी एक 5 साल की बेटी है, मेरी नई दादी माँ और नए पापा ने माँ से कहा वह दूसरे बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचेगी जो उसका एक बेटा है ही। माँ नए पापा के साथ जबलपुर से लगे एक गांव आ गई। पापा सुरेश भटनागर बड़ी फैमिली से थे। वह छोटी मोटी प्रॉपर्टी डीलर थे, साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते थे। माँ ने पापा की फैमिली को दिल से अपनाया। मेरा छोटा भाई रोहन, उसे मुझसे ज़्यादा प्यार दिया। पापा भी मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक नहीं रही। फिर रुद्र की तरफ देखकर बोली, आप जो फोटो देख रहे हैं वो मैं 6 साल की थी तब की है। मेरी नई दादी माँ की जिद पर खिंचवाए थे। उस घर में दादी माँ और मम्मी ही थे जो मुझे बेहद चाहते थे। मेरी 2 बुआ थीं, एक जबलपुर से पास लगे गांव में हैं और एक यहीं इलाहाबाद में आई हैं। मेरी छोटी बुआ जो गांव में गई हैं, वह बीच बीच में पापा से मिलने आती और उन्हें पता नहीं ऐसा क्या बोलती। धीरे धीरे पापा मुझसे दूर हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनों की नज़र से कभी नहीं देखा। एक दिन माँ मेरे स्कूल में दाखिले को लेकर पापा से बात कर रही थी, पर पापा ने साफ साफ कह दिया था माँ से कि वह फिजूल खर्चा कभी नहीं करेगा। वो भी एक लड़की पर। उस गांव में भी दूसरी जगहों जैसे रूढ़िवादिता थी, पर कई एजुकेटेड लोग भी थे वहाँ। लेकिन मेरी बुआ मुझे लेकर पापा के कान पहले ही भर चुकी थी। पापा ने जब मुझे स्कूल भेजने से मना कर दिया तो माँ ने अपने वह गहने बेच दिए जो नाना जी उन्हें दिए थे जब उनसे मिलने आए थे जबलपुर, और मेरा दाखिला करवाया। जब पापा को ये बात पता चली तो उस दिन उन्होंने माँ से बहुत झगड़ा किया। मेरी दादी अपनी बड़ी बेटी के घर यहाँ आई हुई थी। उन्होंने उस दिन माँ पर पहली बार हाथ उठाया। मेरे कारण उन्होंने माँ से कह दिया वो मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। अगर तुम्हें शौक है पढ़ाने का तो खुद कमाओ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। जब भी साइड से आते रोहन उनके पास भागकर चला जाता। पापा उन्हें खुशी से चहकते हुए अपनी गोद में उठा लेते। मैं कमरे में पर्दे की आड़ लेकर ये देखती रहती। एक पिता का प्यार क्या होता है मैंने सिर्फ महसूस किया है, कभी मुझे नसीब नहीं हुआ। जानवी की सिसकियां रुद्र के कानों में पड़ रही थी, लेकिन वह चुप रहा, सिर्फ इसलिए कि जानवी अपने अंदर छुपे दर्द को खुलकर बाहर लाए। गलती से भी मैं पापा के सामने चली जाती तो वह मेरा गुस्सा माँ पर उतारते, कहते इस मनहूस लड़की को मेरे सामने क्यों आने दिया, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। पापा के मन में बुआ ने इस कदर जहर भर दिया था कि वह मेरी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें लगता था कि पापा अगर मुझे अपना लेते तो उनका ओहदा कम हो जाता। पापा की नज़र में धीरे धीरे उन्होंने दादी को भी भड़काना शुरू कर दिया। कहती जो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ भागकर शादी कर ली उनकी बेटी कैसी होगी। मुझे बुआ भी बहुत जलील करती, कुछ भी कहती। माँ के पास जब मैं जाती तो माँ मुझे अपने सीने से लगाकर रोती। पापा माँ से मेरी वजह से झगड़ा करते, हर समय मेरे कारण ही उनको भला बुरा कहते। कई बार तो पापा माँ को बहुत मारते। मुझे बहुत तकलीफ होती ये देखकर। मैं माँ को कई बार बोलती कि मैं नहीं पढ़ूंगी आगे, आपको मेरे कारण पापा बहुत मारते हैं। माँ मुझे बहुत समझाती, वह कहती मैं नहीं पढ़ पाई तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन तुम पढ़ना, पढ़ाई बीच में कभी मत छोड़ना। जिंदगी में सुख दुख आते हैं, अभी दुख के बादल छाए हैं,
तो एक दिन सुख जरूर आएगा, लेकिन मेरी जिंदगी में वो सुख के दिन कभी नहीं आए। माँ ने सिर्फ मेरे लिए ही इस रिश्ते को स्वीकार किया था, ताकि मुझे एक पिता का प्यार और नाम मिले, लेकिन हर समय हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। माँ एक दर्जी के पास से कपड़े लाकर घर पर ही सिलाई करके उन्हें देती। कुछ पैसे उन सिले कपड़ों से मिल जाते, उन्हीं पैसों का यूज माँ मेरे ऊपर करती। इसके अपोजिट भाई को हर चीज दी जाती। उन्हें एक महंगे स्कूल में उन्हें दाखिला करा दिया। मैं भी जब थोड़ा समझने लायक हुई तो पास ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, उससे कुछ पैसे मिल जाते। पर ये दूसरों के दिल को भी चुभने लगा। एक बार मैं स्कूल से घर आ रही थी, उस समय मैं 11 में थी। एक लड़का मुझे देखकर कुछ भद्दी चीजें बोला और ये सब पापा के एक पहचानने वाले ने देख लिया। उसने जाकर पापा को बड़ा चढ़ाकर बता दिया। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। मम्मी बीच में आई तो उन्हें भी मारा। बिना वजह मेरी गलती ना होते हुए भी मैं दोषी बन गई। पापा कहते मेरी इज्जत उछाल रही है, सिर पर आकर बैठी है, बहुत शौक है इसे पढ़ने का, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, 2 दिन खाना मत दो, सब भूत उतर जाएगा पढ़ने का। अरे मेरी छाती पर मूंग दले क्यों बैठी हो, मर क्यों नहीं जाती कहीं। ना जाने क्या क्या बोलते। मैं माँ के कारण और माँ मेरे कारण चुप हो जाती। मैं 18 साल की हो चुकी थी। मैंने 12 पास कर लिया था। वहाँ मेरी जिंदगी के 13 साल गुजर चुके थे, लेकिन इन 13 सालों में मुझे एक पिता का प्यार कभी नहीं मिला, न एक भाई का प्यार मिला। दादी भी बदल गई थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। माँ ने मेरा एडमिशन गांव के 15 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में करा दिया। मैं कॉलेज कभी कभी जाती थी जब पापा साइड वर्किंग में गए होते थे और भाई स्कूल गया होता। कुछ दिन बाद अचानक पापा के व्यवहार में चेंजेस आ गए। जब उन्हें मेरे कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता चला तो एक शब्द भी नहीं बोले माँ से, और मुझे कुछ बोलना भी बंद कर दिया। और मेरी बुआ भी आती तो मुझे लेकर कुछ नहीं कहती। मुझे ये जानकर अजीब लगा और एक ये बात भी मन में आई कि शायद पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन मुझे क्या पता था उस खामोशी के पीछे क्या छुपा है। मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी श्रुति, जो मेरे गांव से ही थी, लेकिन अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। उनके पापा से मेरे पापा की अच्छी बनती थी। कभी कभी जमीन के मामले में साथ आना जाना भी होता था। कई बार प्रॉपर्टी डीलर भी घर आते थे पापा के साथ बातचीत करने। मेरे लास्ट ईयर के एग्जाम भी हो गए थे। एक दिन जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आई तब घर में कुछ लोग और थे और एक 42 साल का शख्स, एक महिला, मेरी बुआ और पापा दादी रूम में थे। मेरी बुआ ने मुझे हॉल में बुलाया और अपने पास बैठाया। कुछ देर बाद मैं अंदर चली गई। माँ उस दिन घर पर नहीं थी। उन लोगों के जाने के बाद पापा रूम की तरफ आते दिखे। उनको आते देख मैं उनके सामने से हट गई और बाहर निकलने लगी, लेकिन एक आवाज़ सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। उन्होंने जानवी कहकर मुझे पहली बार पुकारा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, पर यह खुशी कुछ ही सेकंड की थी। पापा मेरी तरफ देखते हुए बोले, जानवी तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। लड़का बाहर हॉल में बैठा था वही है जिसे तुम कुछ देर पहले मिली थी। ना मुझे सुनना पसंद नहीं है। अगर तुमने इनकार किया तो रोज तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को सजा मिलेगी, वो भी तुम्हारे कारण। और ये बात किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ से भी कहने की गलती मत करना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को तकलीफ ना दूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पापा ने फरमान सुनाया और रूम में चले गए। मैं सुनकर शॉक्ड रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया हो। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला। पापा ने एक अधेड़ के साथ मेरा रिश्ता तय किया था। मुझे मेरे सपने सब कुछ खत्म होते दिखे। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मैं खुद को कोस रही थी, कितनी अभागी बेटी हूँ मैं। मेरी वजह से माँ को हमेशा तकलीफ ही उठानी पड़ी। कभी खुशी नसीब नहीं हुई उन्हें। बचपन से मैंने माँ को सिर्फ रोते हुए देखा है। माँ के सामने मैंने ये बात नहीं की। मैं उस रात बहुत देर तक अपने रूम में अंधेरे में अकेली बैठी रही। मुझे माँ के रूम में सोने नहीं देते थे। मैं अकेली स्टोर रूम में सोती थी। उधर की खिड़की बाहर गलियारे में खुलती थी। कुछ देर बाद मुझे खिड़की की तरफ आहट सुनाई दी। मैंने पास जाकर देखा तो एक लड़की शॉल ओढ़े खड़ी हुई थी। एक पल को तो मैं डर गई थी, लेकिन आवाज को पहचान लिया। वो श्रुति थी, मेरी कॉलेज की फ्रेंड जो एग्जाम के बाद घर आई हुई थी। उसका घर पास ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात के 12 बजे वह क्या कर रही है। मेरे रूम के पास वो हाँफते हुए बोली, श्रुति, जानवी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। मैं हैरान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि श्रुति ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने उसे क्लियरली पूछा तो उसने जो बात बताई
उसे सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। श्रुति, आज तेरे घर में कोई 40-45 साल का शख्स आया था क्या? मैं हाँ में जवाब दी। श्रुति, जानवी, तेरे घर के लोग तुझे बेच रहे हैं। तेरा सौदा किया है 5 लाख में। आज पापा को किसी से बात करते सुनी हूँ। पापा को पता है जानवी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो बोल रहे थे कि तुझे वो लोग 5 लाख में सौदा कर लिए हैं, परसों आकर ले जाएंगे। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं खुद को खत्म कर दूं ऐसा लगा, लेकिन श्रुति ने मुझे बहुत समझाया। अगर मैं खुद को खत्म कर देती हूँ तो मेरी माँ मेरे बगैर जी नहीं पाएगी, और इस रिश्ते को स्वीकार कर लूँ। जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या गुजरेगी उस पर, वह तो जीते जी मर जाएगी। श्रुति ने मेरी बहुत मदद की है, पहले भी और उस दिन भी। उस दलदल से मुझे बचाया। मैं रोती रही, फिर उसने मुझे चुप कराया और कहा, श्रुति, जानवी, तुम इस नर्क से दूर चली जाओ। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने मना किया तो उसने फिर मुझे समझाया, दुनिया बहुत बड़ी है, पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, कहीं भी जॉब कर लेगी। और रहा सवाल आंटी का, तो उन्हें तकलीफ तो होगी बहुत, पर तू कहीं भी रहेगी, कम से कम इस नर्क से तो दूर रहेगी, ये जानकर उसे खुशी होगी। लेकिन अगर उस नर्क में एक बार चली गई फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा जानवी। मेरी बात सुन, ज़्यादा टाइम नहीं है। निखिल को तू जानती है ना, मेरा दोस्त, वो रात में आएगा 1 बजे के करीब। तू तैयार रहना। तुझे जो चीज़ रखनी है अपने साथ रख लेना, वो तुझे स्टेशन छोड़ देगा। जानवी फपक कर रो पड़ी। एक पल में सब कुछ बिखर चुका था। श्रुति की आंखें भी भीग चुकी थीं। जानवी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तू चली जा यार, यहाँ से दूर, सबसे दूर। श्रुति फिर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर खिड़की से चुपके से माँ को देखती रही। मैंने एक लेटर चुपके से माँ के सिरहाने रख दिया और आखिरी बार माँ को जी भर कर देखकर वहाँ से निकल गई। मंजिल कहाँ ले जाएगी ये उस वक्त मुझे नहीं पता था। एक अनजान सफर पर निकल चुकी थी मैं। कुछ देर में श्रुति और निखिल आए। उन्होंने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। श्रुति ने अपना एक प्राइवेट नंबर दिया था मुझे, और कुछ पैसे भी। मैंने इनकार कर दिया लेने से। मैंने अपने पास कुछ पैसे रखे थे। उसने कहा कि कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल करना, मैं किसी से भी जिक्र नहीं करूंगी। आखिरी बार श्रुति मुझसे गले मिलकर बहुत रोई। उन लोगों के जाने के बाद मैं स्टेशन के टिकट काउंटर में टिकट लेने गई। टिकट वाला मुझसे पूछा, कहाँ का बनाऊं टिकट? मैं खामोश थी। क्या कहती? कहाँ जाना है? मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी ये मुझे खुद नहीं पता था। मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। वह बोल रहा था कि इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन कुछ समय में आने वाली है। मैडम, जल्दी टिकट लो, मुझे भी लेना है। मैंने इलाहाबाद के लिए टिकट ले ली और यहीं स्टेशन में बैठी इंतजार कर रही थी। बार बार मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर चला जाता। उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी ये कोई नहीं समझ सकता। जानवी अपनी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई रुद्र के सामने रख दी थी। रुद्र ने जब जानवी के पास्ट के बारे में सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिर पड़ी। उसने जानवी को आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया। कुछ देर वह रुद्र को पकड़कर रोती रही। रुद्र चिंतित होकर बोला, जानवी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उस रात अचानक कहाँ चली गईं? मैंने सामने वाले अंकल से पूछा तो उसने बताया कि आप 2 स्टेशन पहले उतर चुकी हो, फिर यहाँ कैसे? जानवी, मैं उस स्टेशन से नीचे उतरकर जनरल डिब्बे में चली गई। सर, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी माँ को मेरे कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं किसी और की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती थी। जानवी रोते हुए रुद्र की ओर देखते हुए कहती है, सर, क्या एक लड़की होना पाप है? क्या लड़कियों को अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? क्यों समाज और समाज में रहने वाले कुछ लोग उन्हें बिकाऊ समझते हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता? हमें भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। रुद्र, प्लीज जानवी, चुप हो जाइए। बहुत सह लिया आपने, अब आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। शांत हो जाइए। जिंदगी सबको एक बार मिलती है। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। समाज में सबको समान हक है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपके कारण मुझे कभी कोई परेशानी होगी। जानवी, आप कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जानवी की सिसकियाँ रुद्र को तकलीफ दे रही थीं। रुद्र ने उसी समय मन ही मन एक फैसला लिया। दोनों को 2 घंटे हो चुके थे वहाँ बैठे। मंदिर का पुजारी दोपहर को मंदिर का पट बंद करने के लिए आया था। वह दोनों को देखकर उनके पास गए और बोले, बेटी होने को कोई नहीं टाल सकता, और दुख के बादल छट जाने के बाद सुख के पल जरूर आते हैं। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, इसका साथ कभी मत छोड़ना, जिंदगी भर साथ निभाना। रुद्र ने पुजारी से कहा,
हमेशा साथ निभाऊंगा बाबा जी, जिंदगी भर। जानवी रुद्र की तरफ देखने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अपनापन था। रुद्र ने जानवी का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था पुजारी से। अब ये उस सिचुएशन में ऐसा हो गया, यह रुद्र ये चाहता था, ये दोनों ही नहीं समझ पाए। रुद्र और जानवी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जानवी को रुद्र की आंखों में अपने लिए एक अपनापन दिखाई दिया। जानवी ने कभी किसी के सामने अपना दर्द बयां नहीं किया था। रुद्र की नजर जब उससे मिली तो उसकी नजरें नीची हो गईं। रुद्र के माइंड में कुछ और भी बातें चल रही थी जो उस वक्त वह कहना चाहता था जानवी से, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वह चुप रहा। रुद्र, आप ठीक हो ना? चल पाओगी ना? चलिए नीचे, काका लोग इंतजार कर रहे होंगे। जानवी ने हाँ में जवाब दिया। रुद्र और जानवी दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों ही खामोश थे। रुद्र को जानवी की बहुत फिक्र हो रही थी। जानवी पहले से बहुत वीक हो गई थी। वो दोनों नीचे आ चुके थे। मनोहर और शोभा कार के ही पास बैठे थे। शोभा के पैर में मोच नहीं आई थी। दरअसल मनोहर ने ही शोभा को ऐसा करने को कहा था ताकि रुद्र के साथ वह हो, क्योंकि रुद्र ही था जो जानवी की सच्चाई बाहर ला सकता था। मनोहर अच्छे से जानता था कि वह दोनों के सामने कमजोर पड़ जाएगी और अगर कोई बहुत बड़ी बात हो तो शोभा भी टूट जाएगी, सहन नहीं कर पाएगी और जानवी भी कुछ नहीं कह पाएगी उसके सामने। जानवी की आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मौसम भी अचानक से बदल चुका था। जब वह लोग मंदिर आए थे तब मौसम साफ था। दोपहर के 3 बज रहे थे। काले घटा घनघोर बादल छाए हुए थे। बारिश की शुरुआत ही होने वाली थी। रुद्र मनोहर से बोले, रुद्र, मनोहर काका, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बारिश होने वाली है, नहीं तो बड़ा में यहीं फंस जाएंगे। वो लोग जस्ट निकलने वाले ही थे कि तेज आंधी तूफान शुरू हो गई। इस समय कार ड्राइव करना भी एक खतरा था। वह लोग मंदिर के अंदर चले गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रुद्र चूंकि वहाँ का डीसी था, बहुत से लोग उन्हें पहचानते थे। वहाँ के पुजारी ने उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर बैठाया। कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। शोभा जानवी के साथ बैठी थी। मनोहर मंदिर के बाहर बरामदे में खड़ा था। 1 घंटे बाद बारिश लगभग थमी। शोभा ने सबके लिए खाना पैकिंग कर लिया था। घर में अब समय नहीं मिल पाया, इस वजह से खा ही नहीं पाए। बारिश रुकते ही वह लोग वहां से सीधे घर के लिए निकल गए। रुद्र उन्हें घर छोड़कर चला गया, लेकिन इन 4 घंटों में चारों साथ थे। तब किसी की नज़र इन सब पर बनी हुई थी। ये यूं कहो वह उन्हें फॉलो कर रहा था। जब रुद्र उन सबको घर छोड़कर अपने क्वार्टर निकल गया, उस समय भी उनके पीछे कुछ दूरी पर एक शख्स की नज़र रुद्र पर बनी हुई थी। रात के 9 बजे फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। जानवी अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। पता नहीं किन ख्यालों में डूबी हुई थी। आज उसने पहली बार किसी के सामने अपनी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई रखी थी। उसे ये महसूस हो रहा था कुछ दिनों से उसके वजह से मनोहर, शोभा, यहाँ तक कि रुद्र भी परेशान है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। रुद्र ने जब मनोहर को फोन पर जानवी के बीती जिंदगी के बारे में बताया तो वह दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जानवी के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, ये बात उसे हमेशा से लगता था कि उस चेहरे के पीछे कोई दर्द जरूर छुपा है। उधर रुद्र की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। उसका मन कर रहा था कि वह इस समय जानवी से बात करे, क्योंकि जब कोई इंसान बिखरता है तो उसे समेटने वाला कोई साथ हो तो दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। जानवी के एग्जाम के दौरान ही ये हादसा हो गया। इस वजह से वह 2 पेपर नहीं दे पाई। वह खिड़की के सामने खड़ी मन ही मन खुद से कह रही थी। 2-4 दिन निकल गए। जानवी ने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी स्कूल से, लेकिन वह बीते 15 दिनों से घर पर थी। रुद्र इन बीते दिनों में जानवी के सच सुनने के बाद अपने लेवल पर इन सब की जांच कराई तो इन सब में उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। उस सच से अभी जानवी भी अनजान थी। जानवी 15 दिनों बाद जब स्कूल गई तब वहाँ की प्रिंसिपल उन्हें अपने केबिन में बुलाई और जानवी से उनका हालचाल पूछी। प्रिंसिपल को जानवी के सुसाइड के बारे में पता नहीं था, सिर्फ इतना जानती थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। जानवी टैलेंटेड लड़की थी, बच्चों को वह अच्छे से ट्रीट कर लेती थी। प्रिंसिपल बोली, जानवी, अगर तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो तो फिर से स्कूल ज्वाइन कर लो। और एक और बात, कुछ पेरेंट्स तुम्हारी टीचिंग से बहुत इम्प्रेस हैं। वह चाहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उनके बच्चों को ट्यूशन दो।
इसके पैसे अलग से मिलेंगे। जानवी जब ये बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। स्कूल की प्रिंसिपल अच्छी थी, इस वजह से वह जानवी की कंडीशन समझते हुए उसे जॉब पर रखे हुए थी। जानवी दोपहर को ही स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन उसे कॉलेज में कुछ काम था, इस कारण वह कॉलेज चली गई। मनोहर को शाम के ऑफिस बंद करके घर आया कुछ ही समय हुआ था। वह शोभा के साथ बैठे बातें कर रहे थे। उसी समय एक 28 साल का यंग लड़का डोर पर नॉक करते हुए बोला, चाचा जी, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? मनोहर और शोभा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उनका खुशी से ठिकाना नहीं रहा। मनोहर, अरे विवान बेटा, तुम कब आए? आओ अंदर, वहाँ क्यों खड़े हो? विवान एक स्माइल पास करते हुए दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा। शोभा उसके गालों को पकड़कर, शोभा, पूरे 1 साल बाद देख रही हूँ तुझे, कितना बदल गया है रे तू। विवान हैरान था। वह हैरानी से मनोहर की तरफ देखने लगा। हाँ बेटा, शोभा पहले जैसी हो गई है, ठीक हो चुकी है तुम्हारी चाची जी। विवान, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है चाचा जी, पर ये सब कैसे, मतलब कहाँ दिखाया चाची जी को? मनोहर, वो बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। शोभा, क्या जी आप भी यहीं पे बातें करोगे कि अंदर भी आने दोगे? इतने दिनों के बाद इसे हमारी याद आई है। विवान, क्या करें चाची जी, छुट्टी ज़्यादा मिल नहीं पाती, और मिलता भी है तो दिन कैसे निकल जाते हैं समझ ही नहीं आता। पिछले महीने में 3 दिन की छुट्टी में आया था कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करवाने, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा पाया, और अभी भी सिर्फ 1 महीने की छुट्टी में आया हूँ, उसमें से 15 दिन निकल चुके हैं। मनोहर, हम वैसे घर पर सब कैसे हैं बेटा? भैया, भाभी, दिनेश, बहू, प्रियांशु? विवान, सब बढ़िया हैं चाचा जी, सब बहुत मिस करते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने तो उस हादसे के बाद एक तरह से गांव आना ही छोड़ दिया है। मनोहर, क्या करें बेटा, तुम्हारी चाची की तबीयत के कारण कहीं जाना ही नहीं हो पाता। विवान, हम बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना नहीं हुआ था, इसलिए आज चला आया। आप लोग की बहुत याद आ रही थी। शोभा, क्यों झूठ मूठ का नाटक करते हो? तुम्हें हमारी याद कब आने लगी? विवान, चाची जी याद आई तभी तो यहाँ मिलने चला आया। विवान मिलिट्री में था, 2 ही साल हुए थे उसे ज्वाइन किए। 6 फुट हाइट, फिटनेस, देखने में भी हैंडसम था। कुछ देर विवान शोभा और मनोहर के साथ बातें करने लगा। विवान को आए घंटे भर से ज्यादा हो गए थे। शोभा विवान को बचपन की कुछ यादें दिखा रही थी। 5 बजे के आसपास डोर की बेल बजी। मनोहर ने दरवाजा खोला तो सामने जानवी खड़ी हुई थी। जानवी बेटा, बड़ी देर लगा दी आने में। जानवी, हाँ अंकल, वो स्कूल से कॉलेज चली गई थी, कुछ काम था तो। मनोहर, अच्छा। शोभा और विवान एल्बम देख रहे थे जिसमें पुरानी यादें थीं। विवान की बातें करते करते नजर जानवी पर चली गई। वह जानवी को देखकर शॉक्ड हो गया। जानवी सीधा होने रूम चली गई। जानवी के जाने के बाद विवान बोला, चाचा जी ये कौन है? मनोहर, ये जानवी है बेटा, हमारे यहाँ किराए पे रहती है, बहुत प्यारी लड़की है। विवान, अच्छा, कब से? थोड़ा हैरानी से। शोभा, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तुम जानते हो क्या बेटा जानवी को? विवान, नहीं चाची, पिछले महीने जब मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था, उस बीच दूसरे दिन मैं यहाँ इलाहाबाद आया था अपने दोस्त के पास, उसी की बाइक से मार्केट साइड गया था। रात में मुझे वापस लौटना था, ट्रेन थी मेरी 10 बजे। इस बीच मैंने इस लड़की को वहाँ देखा था, कुछ लड़के इसके पीछे पड़े हुए थे। उसने मेरी हेल्प मांगी, मैंने उसे यहाँ के चौक के पास छोड़ा था। मैं जल्दी में था, इस वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाया, पर मुझे नहीं पता था वह यहाँ रहती है। मनोहर और शोभा को उस दिन की बात याद आ गई। मनोहर, हाँ विवान, जानवी ने ये बात बताई थी हमें, पता नहीं कौन थे वो लोग, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी मदद करने वाले तुम थे। थैंक यू बेटा। जानवी हमारी बेटी जैसी है। तुम पूछ रहे थे ना तुम्हारी चाची कैसे ठीक हुई? इनकी ठीक होने की वजह जानवी है। उसने तुम्हारी चाची को पहले वाली चाची में बदल दिया। बहुत अच्छी लड़की है। विवान ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शोभा, अच्छा बेटा, क्या खाओगे बताओ, इतने दिनों बाद आए हो? विवान, कुछ भी चाची, आप जो बनाए हम सब खा लेंगे। शोभा मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई। विवान बहुत दिनों बाद आया था। मनोहर और शोभा के बहुत जिद करने पर वह रात रुकने के लिए राजी हो गया। जानवी थक कर सो गई थी। शोभा ने उसे जाकर उठाया और कहा कि आज उसके गांव से कोई रिश्तेदार आया है तो वह कुछ पकवान बना रही है। जानवी से साथ में खाना खाने को कहकर वह जाने को हुई,
तभी जानवी बोली, रुकिए आंटी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शोभा ने मना किया, पर जानवी उसके साथ नीचे आ गई। विवान और मनोहर हॉल में बैठे विवान से बातें कर रहा था, लेकिन विवान की नज़र इधर किचन की तरफ थी। जानवी को नहीं पता था कि वह लड़का कौन है। उसने पूछा भी नहीं, बस इतना जानती थी कि वह शोभा के रिश्तेदार हैं। जब जानवी किचन में सब्जी बना रही थी, तब शोभा जानवी से बोली, जानवी जानती हो ये लड़का कौन है? जानवी बिना शोभा की तरफ देखे धीरे से बोली, नहीं आंटी। शोभा, ये वही लड़का जो उस रात तुम्हें उन लड़कों से बचाया था, जो तुम्हें सही सलामत यहाँ तक छोड़ा था। जानवी हैरानी से शोभा को देखने लगी। हाँ जानवी, ये लड़का वही है, और ये मेरे जेठ जी का बेटा है जो आर्मी में है। 2 ही साल हुए हैं आर्मी ज्वाइन किए, मिलने आया है हम लोगों से। जानवी उस दिन का वाक्य सोचकर पसीने पसीने हो गई। शोभा, जानवी तुम ठीक हो ना? चलो बाहर। जानवी शोभा के साथ हॉल में आ गई, जहां विवान की नज़र एक बार फिर से जानवी की तरफ चली गई। जानवी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसने विवान को नहीं देखा। मनोहर जानवी की तरफ देखकर बोले, विवान बेटा, ये जानवी है। जानवी, ये विवान है, हमारे घर का लाडला भैया भाभी का बेटा। जानवी ने उस समय पहली बार विवान को देखा। उस रात सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। विवान मनोहर के साथ गेस्ट रूम में सो गया, शोभा अपने रूम में, और जानवी ऊपर चली गई। इधर रुद्र जानवी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। कुछ बातें थीं जो कुछ दिनों से उसके माइंड में चल रही थीं। उसे डर सा लग रहा था कि पता नहीं जब जानवी को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। अगली सुबह जानवी तैयार होकर स्कूल चली गई। विवान देर से उठा था। नाश्ता करके वह शोभा से बोला, चाची जी 12 बजे की ट्रेन है लखनऊ के लिए, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। मनोहर ऑफिस जाने से पहले विवान से मिलकर गया था, लेकिन विवान की नज़र जानवी को ही ढूंढ रही थी शायद। शोभा बोली, बेटा 1-2 दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। विवान, चाची जी आपको तो पता है मेरी छुट्टी पूरी होने को है, 1 तारीख को कैंप वापस लौटना है। शोभा, ठीक है बेटा, तुझे रोकूंगी नहीं इस बार, लेकिन अगले बार तुझे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। विवान मुस्कुराते हुए हामी भर दी। तू आया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। दिन भर बोर सा लगता है। तेरे चाचा ऑफिस चले जाते हैं और जानवी स्कूल। जानवी का नाम सुनकर विवान शोभा की तरफ देखने लगा। जानवी पास के ही स्कूल में जॉब करती है और खुद भी पढ़ रही है। विवान मुस्कुराकर प्रणाम करके स्टेशन की तरफ चला गया। सुबह 11 बजे रुद्र अपने ऑफिस की केबिन में बैठा फोन पर किसी से कुछ बातें कर रहा था। उसी समय मनोहर ने रुद्र के केबिन के बाहर से आवाज दी, साहब आपने मुझे बुलाया है। रुद्र 1 मिनट बाद कॉल रखकर मनोहर को अंदर आने को बोला। रुद्र मनोहर से थोड़ा सीरियस होकर, मनोहर काका, मैं 3 दिनों के लिए बाहर गया था। इस बीच मैंने किसी को जानवी की फैमिली, गांव के बारे में पता करने को कहा था, तो मुझे कुछ अजीब सी बात पता चली और वह पूरी बात मनोहर को बताता है। मनोहर दंग रह गया सुनकर। मनोहर, साहब ये बात जानवी को पता है क्या? रुद्र, नहीं काका। मनोहर, पता नहीं साहब, उस बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है। रुद्र, मैं अभी ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हो गया हूँ, इस वजह से उसे ये बात बता नहीं पाया हूँ। काका, आज शाम को मैं आपके घर आता हूँ। मनोहर, ठीक है साहब जी। जानवी स्कूल से 2 बजे निकल गई थी। कॉलेज में कल का काम पेंडिंग रह गया था, उसे पूरा करके वहाँ से मार्केट चली गई। कुछ बुक्स खरीदनी थी, इस कारण शाम के 5 बज गए थे। जब वह वापस लौट रही थी, तभी पीछे से एक शख्स ने उसे आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी जानवी। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 45 साल का आदमी खड़ा था। जानवी उसे देखकर बोली, जी आदमी, आप मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जानवी, सॉरी मैं आपको नहीं जानती। आदमी, हम, वैसे कहाँ से आ रही हो अभी? जानवी, इससे आपको क्या करना है? आप कौन हो जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती। ऐसा कहकर जानवी मुड़ने लगी। तभी वो बोला, रुकिए मैडम जी। वो आदमी एक कुटिल मुस्कान लेते हुए बोला। जानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था उस आदमी पर। वह गुस्से से बोली, क्या काम है मुझसे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आदमी, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। जानवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आदमी, ओह, ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। वैसे शिकार अच्छा चुना है तुमने। पहले एक भोली भाली लड़की बनकर मनोहर के घर में घुस जाती हो,
फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपनी तरफ करके उसके जरिए एक सोने की मछली फंसाती हो। जानवी उस आदमी की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। वह कुछ बोल पाती इससे पहले वह आदमी बोला, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? इसलिए कि तुम्हारी पोल खुल गई मेरे सामने। जानवी, देखो तुम अपनी हद में रहो। क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में ऐसा बोलने का हक किसने दिया? होते कौन हो तुम ऐसा बोलने वाले? जानवी ने गुस्से से उस आदमी से बोला। जानवी ने आज से पहले कभी किसी से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन उस आदमी ने उसे ऐसे ऐसे शब्द बोले जिसके कारण जानवी का गुस्सा फूट पड़ा। आदमी, हद में तो तुम रहो। एक मिडिल क्लास की लड़की जिसके माँ बाप का तो ठिकाना नहीं, एक आईएएस अफसर से शादी करने के ख्वाब देख रही है। मनोहर और उसकी पत्नी पर ऐसा क्या जादू किया कि वह अपनी जायदाद तक तुम्हारे नाम करने को तैयार हो जाएं? और रुद्र प्रताप सिंह आईएएस अफसर उसके गले में हाथ डाले घूम रही हो। कभी मंदिर, कभी कहीं और। एक गांव की गवार लड़की चली है करोड़पति से शादी रचाने। पता नहीं क्या जादू किया है कि वह तुम्हारे नाम का जाप करता है दिन रात। पता नहीं इसके लिए तुमने कितने टेसुए वहाए होंगे। जानवी उस आदमी के मुंह से ये सब बात सुनकर अपनी आंख बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी औकात जमीन तक ही सीमित है, आसमान में उड़ने के ख्वाब मत देखो समझी। वह आदमी ऐसा बोलकर वहां से चला गया। जानवी फिर से कमजोर पड़ गई थी। बीते दिनों उसके साथ जो भी हुआ था उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ये बात मनोहर और रुद्र पर आ गई थी। जानवी वहां से घर चली गई और अपने रूम में घंटों बैठे रोती रही। रात में खाने में भी नीचे नहीं आई। शोभा ने एक दो बार आवाज दी तो ठीक नहीं लग रहा है, बाद में खा लूंगी बोली। शोभा ने खाना उसके रूम में छोड़ दिया। अगली सुबह 9 बज गए थे, लेकिन जानवी ऊपर से नीचे नहीं आई। शोभा ने मन ही मन सोचा। उसने मनोहर से देख आने को कहा। मनोहर का भी ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका था। मनोहर ऊपर गया तो रूम खुला हुआ था। जानवी का सामान भी रखा हुआ था। उसने जानवी को आवाज दी। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो नीचे जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ी। वह जब उस लेटर को पढ़ रहा था तो शॉक्ड रह गया और वहीं बैठ गया। जब बहुत देर तक मनोहर नीचे नहीं आया तो शोभा ऊपर आई। मनोहर को ऐसे देखकर चीख पड़ी। शोभा जब ऊपर जानवी के रूम में गई तो मनोहर नीचे बेसुध सा बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पत्र था। रूम में सारे सामान वैसे ही रखे हुए थे। जानवी का फोन भी वहीं पर पड़ा था। शोभा की नज़र उस पत्र पर गई। उसने जब वह पत्र पढ़ा तो वह भी निढाल होकर गिर पड़ी। जानवी के आने से शोभा के घर की रौनक वापस लौट आई थी। जानवी के इस कदम से वह एकदम से सदमे में आ गई। उस लेटर में लिखा था, मैं जा रही हूँ अंकल, वहाँ जहाँ से कभी लौटकर कोई वापस नहीं आता। मुझ में अब दर्द सहने की क्षमता नहीं है। जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे कारण आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि कल चलकर आप लोगों को मेरे कारण कोई कुछ भी बोले। आप लोगों ने एक असहाय लड़की को पनाह देकर बहुत उपकार किया। अंकल, मुझे कभी पापा का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक अनजान रिश्ते में मुझे वो प्यार मिला। आंटी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। मैं आप लोगों का ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। रुद्र सर ने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट किया, लेकिन कब तक मैं किसी और का सहारा लेती रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आप लोगों पर कोई उंगली उठे। मुझे माफ़ कर देना अंकल। आंटी का ख्याल रखना। जानवी। मनोहर और शोभा बेसुध से बैठे रहे। 11 बज चुके थे। उसे ऑफिस अप्रोच करना था। मनोहर निकलने ही वाला था कि ये सब हो गया। उसी समय मनोहर के फ़ोन पर ऑफिस से गार्ड का फ़ोन आया। मनोहर ने तबीयत ठीक न होने का कारण बताकर फ़ोन रख दिया और ये भी कहा कि वह आज नहीं आ पाएगा। जब ये बात रुद्र को पता चली तो उसने मनोहर को कॉल किया। रुद्र का नंबर फ्लैश हुआ। डीसी साहब कॉलिंग। फोन रिसीव करते ही मनोहर फपक पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र गंभीर होकर बोला, रुद्र, मनोहर काका सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रहे हैं? और आज ऑफिस भी नहीं आए? मनोहर साहब जी, जानवी हमसे दूर चली गई है। सबके चेहरे में खुशियां लाने वाली आज हमें रुलाकर चली गई। रुद्र, काका आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बोलो। मनोहर साहब जी, जानवी घर को छोड़कर चली गई। और उसने रुद्र को सारी बात बताई। रुद्र सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने जब लेटर के बारे में सुना तो स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन, जानवी आपने ये कदम कैसे उठा लिया? अगर कोई बात थी तो हम लोगों से कहते,
फिर मनोहर से बोले, रुद्र चाचा जी आप शांत हो जाइए और आंटी का ख्याल रखिए, कुछ नहीं होगा उसे। रुद्र मनोहर को दिलासा दे रहा था, पर उसे भी अनहोनी का डर सता रहा था। जानवी आधी रात को घर से बिना कुछ लिए निकल गई थी। मनोहर और शोभा को इसकी भनक भी ना लगी। घर पर सब परेशान। रुद्र बेचैन हो उठा। उसने अपने किसी दोस्त को कॉल किया जो कि एसआई था। उसने उसे कुछ बताया। रुद्र एकाएक ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकता था। उस वक्त उसकी भी कुछ मजबूरी थी, लेकिन जब सुबह से शाम हो गई और जानवी का कहीं पता न चला तो वह मनोहर को कॉल करके पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराने को बोला गुमशुदगी का। मनोहर ने वैसा ही किया। हालांकि दोनों की कंडीशन ठीक नहीं थी। शोभा फिर सदमे में चली गई थी। जानवी के जाने से वह टूट गई थी। जानवी रात 12 बजे से गायब थी। सुबह का रात हो गया था, लेकिन जानवी का कहीं पता न चला। रुद्र की आस टूटती जा रही थी। रात 9 बजे रुद्र के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आया। रुद्र ने कॉल रिसीव किया। रुद्र, हेलो अनिकेत। रुद्र बेचैनी से, अनिकेत, रुद्र कहाँ हो तुम अभी? रुद्र, रास्ते में हूँ, कुछ काम था इस वजह से बाहर आया था। अनिकेत थोड़ा धीमी आवाज में बोला। रुद्र, यहाँ रेलवे स्टेशन से 2 स्टेशन आगे पटरी पर एक लड़की की बॉडी मिली है। चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। देखकर लग रहा है उस लड़की की उम्र लगभग 20 से 25 के आसपास होगी। उसकी फैमिली एक बार आकर बॉडी का आइडेंटिफाइड कर ले। रुद्र ने जब ये सुना तो उसे धक्का सा लगा। वह कुछ कह ना पाया। उसका गला रुंध सा गया। रुद्र, ओके। और उसने कार को मनोहर की घर की तरफ दौड़ा लिया। थोड़ी देर में वह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। मनोहर की हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र ने उसे बहुत समझाया। हालांकि रुद्र की उम्मीद भी ये सुनने के बाद टूट गई थी। वह हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहा। मनोहर को डॉक्टर मर्चूरी में ले गए। बॉडी का चेहरा डैमेज था, पहचान पाना मुश्किल था। सिर्फ कपड़े और हाथ में एक बर्थमार्क था और हाथ की उंगली में एक गोल्डन रिंग। मनोहर ने जब बॉडी को देखा तो खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन उसे उसी पल याद आया कि जानवी के हाथ में ऐसा कोई बर्थमार्क नहीं था। वह बोला, डॉक्टर साहब, ये जानवी नहीं है ये जानवी। उसके हाथ में ऐसा निशान नहीं देखा मैंने कभी, ना वह कभी अंगूठी पहनती थी। वह तुरंत बाहर गया और रुद्र से बोला, साहब जी, वो जानवी नहीं है। रुद्र ने जैसे ये सुना मानो उसकी आस जाग सी गई। वह बोला, काका, जानवी ठीक होगी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे जल्दी ही। वह रात भी निकल गई। शोभा की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। इधर रुद्र को न जाने एक अजीब सा डर सताया जा रहा था। शायद जानवी को खोने का डर, पर क्यों? रुद्र अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुका था ढूंढने की, पर जानवी का कहीं पता न चल रहा था। अगली सुबह संडे था, दफ्तर बंद था। मनोहर बार बार पुलिस स्टेशन जाकर जानवी के बारे में पूछता, लेकिन मायूसी ही हाथ लगती। सुबह रुद्र अनिकेत को एक बार फिर फोन किया और अनिकेत को आसपास एरिया की उस रात की सीसीटीवी फुटेज पता करने को बोला। कुछ घंटों तक वह आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिर बहुत देर बाद उसके हाथ एक फुटेज लगी जिसमें एक लड़की रात में पैदल चली जा रही थी। उस फुटेज में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने उसके आगे कुछ कॉलोनी की फुटेज भी चेक की। लाइट की रोशनी चेहरे पर अच्छे से नहीं पड़ रही थी, इसलिए कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। वह लड़की 1 किलोमीटर एरिया के अंदर ही देखी गई। इसके आगे फुटेज में वह नजर ही नहीं आई। अनिकेत ने रुद्र को कॉल करके उस फुटेज के बारे में बताया। रुद्र के कहने पर वह उसके क्वार्टर पहुंच गया। वो फुटेज लेकर दोनों उस फुटेज को ध्यान से देखने लगे। रुद्र ने उस लड़की को पहचान लिया था। वह जानवी ही थी जो आधी रात को सुनसान रोड पर चली जा रही थी। लेकिन फुटेज को देखने से पता चला कि जानवी उस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर ही थी। आगे फुटेज में वह नहीं दिखाई दे रही थी। रुद्र ने अनिकेत से उस एरिया के लोगों से पूछताछ करने को कहा। अनिकेत अपनी टीम के साथ उस एरिया के लोगों से पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी ने जानवी को नहीं देखा था। देखते भी कैसे, जानवी आधी रात को घर से निकली हुई थी। उस वक्त सब सोए हुए थे और आधी रात को कौन उठकर देखेगा कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। बहुत देर तक आसपास इंक्वायरी की। जब वो लोग उस एरिया से वापस लौट रहे थे तो अनिकेत की नज़र एक छोटी सी बस्ती पर पड़ी। उसने गाड़ी उधर मोड़ लेने को कहा। मेन रोड से कुछ दूरी पर कबीलों की बस्ती थी, जिधर से एक और रास्ता जाकर आगे मेन रोड से मिल जाता था। ये शॉर्टकट रास्ता था। बस्ती से थोड़ी दूर से एक नदी गुजरी थी। बरसात के समय इन कबीले वालों को बहुत दिक्कत होती थी।
जब बाढ़ का पानी बस्ती तक आ जाता था, वहाँ कई झोपड़ी बनी हुई थी। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक 9 साल का बच्चा भी था। उन लोगों ने जानवी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। उन्होंने ना में जवाब दिया। तभी वो लड़का आया और बोला, साहब जी इधर आइए। अनिकेत और उसकी टीम उसके साथ चले गए। रुद्र अपने क्वार्टर में था। वह लड़का सबसे लास्ट झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, साहब जी इधर झोपड़ी साइड एक बूढ़ी दाई माँ रहती हैं अकेली। कल जब मैं गुल्ली डंडा खेल रहा था, मेरा गुल्ली उस तरफ चला गया था। जब मैं लेने गया तब मैंने दाई माँ को किसी से बात करते सुना। खिड़की से झांक कर देखा तो एक लड़की थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर हो सकता है साहब ये लड़की ही हो। दाई माँ के आगे पीछे कोई नहीं है। वह कई सालों से अकेली ही रहती आई हैं। बचपन से देख रहा हूँ। अनिकेत ने ये सुना तो फौरन उस झोपड़ी की तरफ चला गया। उसने झोपड़ी का दरवाजा, जो कुछ छोटे पतले लकड़ियों घास फूसों से बने थे, खटखटाया। तभी बाहर वही बूढ़ी औरत निकली। सामने पुलिस देखकर वह एक बार डर गई, पर अनिकेत ने बड़े ही सरल स्वभाव में पूछा, माताजी हमें पता चला है कि एक लड़की परसों रात से गायब है और वह शायद आपकी झोपड़ी में है। बुढ़िया ये सुनकर हैरान हो गई। फिर वह बोली, अंदर आओ। अनिकेत अंदर चला गया। बाकी सब बाहर थे। उस बूढ़ी औरत ने खाट पर लेटी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, साहब जी ये है वो लड़की। बेचारी बहुत दुखी है। जान भी उस समय दर्द की वजह से लेटी हुई थी। हाथ और सिर में हल्की चोट थी। अनिकेत ने उससे पूछा। तब उन्होंने उस रात की सारी घटना बताई। बूढ़ी औरत, बेटा मैं उस रात हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। तभी आधी रात को झोपड़ी से कुछ दूर मैंने किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी और किसी गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई दी। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, आंखों से भी धुंधला दिखाई देता है। मैं जैसे तैसे उठी, लालटेन की बत्ती को ऊपर किया जिससे रोशनी बढ़े, उसे लेकर झोपड़ी से बाहर आई। मैंने आवाज़ दी। तभी उस लड़की की कराहने की आवाज़ एक बार फिर सुनी। मैं उस दिशा में चली गई। जब मैं आगे गई तब मैंने देखा ये लड़की रोड में पड़ी है। इसके सिर और हाथ पैर में हल्की चोट आई है। साहब मेरी झोपड़ी सबसे आखिर में है, इसलिए इसकी आवाज़ मेरी झोपड़ी तक आई। इसके आगे का रोड एक बड़े रोड में जाकर मिला है। साहब जी कुछ रईसजादे शराब पीकर रात में मौज मस्ती करते हुए कभी कभी इस रोड से आते जाते रहते हैं। ये रोड सुनसान रहता है। ये लड़की कार से टकरा गई थी। ये यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। मैंने हल्दी चंदन का लेप लगाया। मैंने बहुत पूछा इससे, पर ये रोती रही, कुछ ना बोली। और अभी अभी इसकी नींद लगी। अनिकेत ने उसे पहचान लिया था। उसने बोला, अनिकेत माताजी इसकी तबीयत अभी कैसी है? इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बूढ़ी औरत, अभी तो ठीक है, पर जख्म हरे हैं। अभी अभी इसकी नींद लगी है। साहब जी ये कहाँ से आई है, कौन है? अनिकेत, ये पीछे कृष्णा कॉलोनी के पास ही रहती है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर। माताजी इसके रिश्तेदारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। दोनों बाहर आ गए। अनिकेत उसी समय मनोहर और रुद्र को कॉल करता है। रुद्र ने जानवी के बारे में जब सुना तो उसे ऐसा लगा मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह खुद को रोक ना पाया और क्वार्टर से निकल गया, जहां अनिकेत अपनी टीम के साथ थे। इधर मनोहर को भी खबर मिल चुकी थी। वह भी शोभा के साथ वहां के लिए निकल गया। उस कबीले की बस्ती में पुलिस को देखकर वहां के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मन में भय भी बन गया कि यहाँ पुलिस क्यों आई है। रुद्र कुछ ही समय में वहां पहुंच गया। रुद्र बहुत बेचैन था। जब वहां पहुंचा, अनिकेत ने झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जानवी अंदर है। अनिकेत, जो कि बीते 3 दिनों से ये नोटिस कर रहा था कि रुद्र जानवी को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन क्यों ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि रुद्र और उसकी दोस्ती को बहुत समय हो चुका था। रुद्र जब अंदर पहुंचा तो जानवी को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। जानवी करवट लेकर सो रही थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। उसने जानवी को आवाज दी, जानवी जानवी। जानवी के कानों में रुद्र की आवाज जैसे पड़ी। वह गहरी नींद से उठ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा था। रुद्र को अपने सामने देखकर वह हैरान हो गई। आंखों की कोरे भीग गई थी। आंखों को देखकर लग रहा था जैसे बीते कुछ दिनों से सोई ही नहीं हो। रुद्र भी जानवी को एकटक देख रहा था। जानवी ने अपनी नजरें फेर लीं। रुद्र खामोश खड़ा उसे देखता रहा। जानवी सिसकती हुई बोली, सर आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज चले जाइए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रुद्र, जानवी आपने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जानवी, प्लीज सर लीव मी अलोन। रुद्र, वाई
इसलिए ताकि आप खुद को और तकलीफ दे सकें। जानवी की आंखों से आंसू बहते रहे। जानवी, कुछ भी हो सकता था आपके साथ। वो लोग ड्रिंक किए हुए थे, आप समझ रही हो, और ये हादसा। समझती क्या हो अपने आप को? अगर आपको कुछ हो जाता तो काकी जी, उसके बारे में सोचा भी है आपने? आपके ऐसे जाने से काका काकी की हालत कैसी हो गई है, आप जानती भी हो। बोलो जानवी, मेरे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बोलो, खामोश क्यों हो? जानवी, प्लीज चले जाइए सर, मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। रुद्र, नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। रुद्र थोड़ा गंभीर होते हुए बोला। और आप क्या छुपा रही हो जानवी? क्या बात थी जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जानवी, प्लीज सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। रुद्र, बोलो, क्यों रुक गई? यही कि आपके काका के घर में रहने से आप उन पर बोझ बन गई हो, यही सोचती हो ना? जानवी खामोश रही। एक बात बताओ, आप तो रेंट से रहती हो ना, फिर बोझ वाली बात कहाँ से आ गई? बोलो ना। यूं खामोश हो जाने से ऐसा मत समझना जानवी कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इतने समझाने के बावजूद आप ऐसा करोगी। जानवी, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मैं चाहे जीऊं या अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, ये मेरी जिंदगी है। रुद्र, डरपोक हो, आप हालात से भाग रही हो। बुज़दिलों की तरह खुद की जिंदगी खत्म करने का हक आपको किसने दिया? एक बार सोचा काकी जी के बारे में? आपके आने के बाद वह फिर से जिंदगी जीना सीखी, हंसना सीखी, और इस तरह से उनकी भावनाओं के साथ आपको खेलने का हक किसने दिया? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या गुजरती उस पर? खुद को खत्म करने की बात करती हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? जानवी, रही होंगी जो भी मजबूरी हो, मेरी जिंदगी है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं चाहे फेस करूं या बर्दाश्त करूं। जानवी की आंखों से आंसू बह गए। रुद्र, जानवी, आप प्रॉब्लम से भाग रही हो, खुद को खत्म कर देने से परेशानी खत्म नहीं होती। जानवी, हाँ सर, ये सबको लगता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा है, आसान है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैंने उस सिचुएशन को जिया है, घुट घुट कर, जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। रुद्र गुस्से से, ओह तो ऐसा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग मुझ में ज़िंदगी की समझ नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है ना? आप जानती ही कितना हो मेरे बारे में जो ऐसा बोल रही हो। खैर छोड़ो, क्या बोलूँ आपको अब। रुद्र वहाँ रखे टेबल पर अपना हाथ दे मारा और झोपड़ी पर बनी खिड़की के बाहर देखने लगा। जानवी, ये मेरी जिंदगी है सर, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। रुद्र, अच्छा, तो अगर ऐसी बात है, आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक है, तो फिर क्यों इतने दिन तक हर चीज़ों को बर्दाश्त करती रहीं? क्यों सहती रहीं, घुटती रहीं? ख्याल नहीं आया कि आपको ये राइट है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सको? सच तो ये है कि आप खुद को इन सब से निकालने की कोशिश ही नहीं की, खुद को समझ ही नहीं पाई आज तक। हमेशा एक कमज़ोर बेबस इंसान की तरह सब चीज़ों को सहन करती रहीं, कभी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश ही नहीं की अपने अंदर। नहीं ना। खैर, ये आपकी समझ से परे है सब, आप इन सब से निकलना ही नहीं चाहती। जानवी, मुझे कुछ नहीं समझना, चले जाइए आप लोग यहाँ से प्लीज़, मेरी वजह से आप लोगों पर उंगली उठेंगी, इससे पहले चले जाइए प्लीज़ सर। रुद्र, कब से सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ, चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुन लिया आपने, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता बस। और क्या चाहती हो आप? मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि आप खुद को एक बार फिर खुद को नुकसान पहुँचा सको? आप खुद से हार चुकी हो, सब कुछ भूल चुकी हो, भूल गई हो आप फैमिली रहते हुए अनजानों की तरह इस शहर में अकेली रह रही हो, सिर्फ उस इंसान के कारण, आपकी खुशियाँ जिसने छीनी, जिसकी वजह से क्या कुछ नहीं सहा, आपका बचपन। जानवी, अपनी माँ के हत्यारों को माफ़ कर दिया आपने? भूल गई कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, सब कुछ भूल गई। रुद्र गुस्से से जानवी से ये सब बोल रहा था। जानवी चौंक कर हैरानी से रुद्र को देखने लगी। जानवी, क्या कहा आपने सर? मेरी माँ के हत्यारों? जानवी अपनी जगह से उठकर रुद्र के पास चली गई, उसे झकझोरते हुए पूछने लगी। रुद्र खामोश हो गया। बोलिए ना सर, क्या कह रहे थे? मेरी माँ? रुद्र, ये सच है जानवी, आपकी माँ की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी। जानवी, नेचुरल डेथ नहीं थी मतलब? मेरी माँ को किसने मारा सर? क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए। मुझे तो बताया था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। रुद्र, रेड पॉइजन से। जानवी शॉक्ड हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? माँ,
जानवी आपकी माँ को जहर दिया था, वो भी आपके घर वालों ने मिलकर, लेकिन इस बात को दबा दिया गया और दोषी आप बन गए। जानवी ने जैसे ही ये सुना वह सुध सा खो बैठी, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह रो पड़ी। रुद्र, जानवी, उन लोगों ने बहुत से जुर्म किए हैं, अपना पुरुषत्व का फायदा उठाया, एक लड़की को कमजोर समझकर उन्हें प्रताड़ित करते रहे। उस गांव से कई लड़कियां गायब हुई हैं, उनके साथ भी वही हुआ जिससे आप बचकर निकल आईं, और ये बहुत पहले से चल रहा था। उस गांव के प्रधान भी शामिल हैं इन सब में। ज्यादातर गरीब लोगों के घर की लड़कियां इसका शिकार हुई हैं। माँ बाप अनपढ़ या कम पढ़े लिखे, दुनियादारी की समझ नहीं, कुछ पैसों में अपनी बेटी को बेच दिए, लेकिन उन्हें भी जब तक इस बात का पता चलता बहुत देर हो चुकी होती। गरीब पिछड़े होने की वजह से चुप रह जाते, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जानवी अचानक से कुछ याद करने लगी। कुछ साल पहले एक हफ्ते में 4 लड़कियों की शादी अचानक हुई, लेकिन उन लड़कियों को कभी गांव में दोबारा नहीं देखा। मतलब सब लड़कियां। अगर उस दिन श्रुति नहीं आती तो वह भी दूसरी लड़कियों की तरह उस दलदल में चली जाती। जानवी कमजोर हो गई थी। रुद्र उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लेता है। जानवी की आंखों से बहते आंसू रुद्र की शर्ट को भिगो रहे थे। रुद्र को एक सुकून भरा एहसास हुआ जानवी के पास होने से, उसे सही सलामत देखकर, जो कि पिछले 2 दिनों से बेचैन था जानवी को लेकर। रुद्र, जानवी संभालो आप खुद को, आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उन दोषियों को सजा दिलवानी है। जानवी, मुझे जब आपने वो सब बातें बताई, उसके बाद मैंने आपके गांव और उसके आसपास के एरिया में पूछताछ करवाई, गांव के बारे में पता करवाया, किसी से कुछ दिनों तक नज़र रखने को बोला। धीरे धीरे सारी बातें बाहर आईं। वो लड़कियों का सौदा, इसमें वहाँ के प्रधान के साथ कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं, और वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई थी, उसे जब सख्ती से पूछा गया तो उसने डेथ का कारण पॉइजन बताया, और इन सब में आपके घर वाले शामिल हैं। जानवी, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था सर? किसी का बदला लेना था तो मुझसे लेते। रुद्र, जानवी, बदला तो अब आपको लेना है, खड़ी होना है उन लड़कियों के लिए जिसकी जिंदगी उन लालची लोगों के कारण बलि चढ़ गई, अपने ओहदे और पैसे के दम पर गरीबों के साथ अत्याचार करते रहे। आपको खुद को तैयार करना है, बदलना पड़ेगा आपको, इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। जानवी, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। रुद्र जानवी को झकझोरते हुए कह रहा था। जानवी, मैं चाहूँ तो कुछ ही घंटों में उन दरिंदों लालची लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचा सकता हूँ, लेकिन वो आपका मुजरिम है, आपकी माँ के हत्यारे हैं। ये लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी, और इसमें मेन एविडेंस आप हो। उन लोगों के सामने आप कमज़ोर पड़ गईं तो वो लोग फिर आज़ाद हो जाएंगे। जानवी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जानवी हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी। जानवी, मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ सर, जिसकी जिंदगी में दर्द के अलावा कुछ नहीं है? रुद्र, जानवी, मैं चाहता हूँ आप खुद को इस लायक बनाओ कि उन लोगों को खुद अपने हाथों से सजा दे सको। एक चट्टान की भांति आप डटकर खड़ी हो उनके सामने। मैं चाहता हूँ आप IAS की तैयारी करो, आपके पास 1 साल है। जानवी, ये पॉसिबल नहीं है सर। रुद्र, जानवी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब पॉसिबल है। अगर आप करना चाहो तो सब चीज़ें, इवन जॉब भी छोड़नी होगी। इन सब को एक तरफ रख कर सिर्फ उसी पर फोकस करो। माइंड में ये बात रख लो हमेशा के लिए, आपको अपनी माँ के हत्यारों को सजा दिलवानी है। जानवी, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, बहुत सेक्रीफाइस किया है मैंने भी, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। आप कर सकती हो, मेरे पास सारे मटेरियल रखे हैं, आप उन सब का यूज कर सकती हो। और अगर आप वो सब चीज़ें मुझसे फ्री में नहीं लेना चाहती तो ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन करवा लो, उसके तहत इन दिनों में जो भी खर्चा आएगा, आप जब तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाती उसका वहन मैं करूंगा, और आप जब एक ऑफिसर बन जाओगी तो ये पैसे मैं वापस ले लूँगा। आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो सब मुझसे कहना। जानवी खामोश हो गई। जानवी, आप में वो काबिलियत है, पहचानो खुद को। जानवी, बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक ज्वाला सी उठी। उसने कहा, ठीक है सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अंकल आंटी के यहाँ नहीं रहूँगी, कहीं भी रह लूँगी अकेली। रुद्र बोला, ठीक है, आप जैसा चाहो, मैं अंकल आंटी को समझा लूँगा, लेकिन आप उनसे टच में रहना, मिलते रहना उनसे, और मुझसे एक वादा करो, कभी नहीं रोगी आप। जानवी, हाँ। रुद्र, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अभी ये है,
आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप अपना काम पूरा कैसे करोगे? और मैं आपको कहीं भी रहने की परमिशन नहीं दे सकता। जब आप फिट हो जाओगी तभी। ओके। जानवी रुद्र को देखने लगी। रुद्र की नज़र जानवी से मिली। ये पहला वाकया था जब रुद्र ने जानवी की आंखों में एक अजीब सा अपनापन देखा था। मनोहर और शोभा बाकी लोगों के साथ बाहर थे। जब वो लोग बड़ा पहुंचे, जब रुद्र जानवी से बातें कर रहा था, मनोहर ने शोभा को अंदर जाने से रोका। जब रुद्र बाहर आया, उसके बाद शोभा और मनोहर जानवी से मिले। जानवी को सही सलामत देखकर शोभा उसे गले से लगा ली। एक एम्बुलेंस जानवी को ले जाने के लिए आया और जानवी, मनोहर और शोभा हॉस्पिटल चले गए। इधर रुद्र अनिकेत से कुछ बातें कर रहा था। अनिकेत ने उस बूढ़ी औरत से रुद्र को मिलवाया। रुद्र ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने मदद के तौर पर कुछ पैसे दिए, लेकिन वह बूढ़ी औरत बहुत स्वाभिमानी थी। उसने कहा, मानवता भी कोई चीज होती है साहब, मैं पैसे नहीं लूंगी। उस बूढ़ी औरत का दरिया दिल देख रुद्र भावुक सा हो गया। इधर कुछ कबीले के लोग थे। वह बहुत देर से ये सब चीजों को देख रहे थे। अनिकेत उन लोगों को पास बुलाया। कुछ देर में वो सारे कबीले के लोग उस झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। जब उन लोगों को रुद्र के बारे में पता चला कि ये उनके जिले के कलेक्टर साहब हैं, तो वो सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी रुद्र को नहीं देखा था। सुविधाओं के अभाव के चलते उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चल पाता था। रुद्र ने उन लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। सबने अपनी अपनी समस्या रखी। रुद्र ने सबके मतों को सुनने के बाद उसका जल्दी समाधान करने का वादा करके वहां से क्वार्टर के लिए निकल गए। जानवी हॉस्पिटल में थी। रुद्र, मनोहर और शोभा से जानवी की इच्छा के मुताबिक सभी बातों को उनके सामने रखा। हालात और कंडीशन को समझते हुए उन्होंने जानवी को इसकी अनुमति दे दी। अगले दिन रुद्र ऑफिस जल्दी चला गया। दिन भर बहुत बिजी रहा। उसी शाम अनिकेत का कॉल आया रुद्र के पास। रुद्र टेरेस पर था और उसका फोन नीचे रूम पर था। 2-3 बार कॉल करने के बाद कॉल रिसीव ना हुआ तो अनिकेत रुद्र से मिलने क्वार्टर चला आया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। रुद्र चारों तरफ छाए चांदनी को देख रहा था और किसी सोच में डूबा हुआ था। उसी समय अनिकेत उसे ढूंढते हुए ऊपर चला आया। अनिकेत, किस सोच में डूबे हुए हो कलेक्टर साहब जी? अनिकेत की आवाज़ सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आया। अरे अनिकेत, तुम कब आए? अनिकेत, फोन कर करके थक गया, नहीं उठाया तो चला आया। बस अभी अभी, जब तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। रुद्र से आंख दिखाता है। अरे मेरा मतलब है ऑफिस के ख्यालों में, घर के ख्यालों में, अंकल के। सो रुद्र, तू कभी नहीं सुधर सकता। अच्छा बता कैसे आना हुआ और तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अनिकेत, क्यों? अपने दोस्त से मिलने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है क्या? और यहाँ तू है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। वो क्या है ना, तू धरती या अंबर, जहाँ भी रहे तेरी खुशबू से मैं तुझे पहचान लूँगा। दोनों हंस पड़ते हैं। अनिकेत, वैसे रुद्र, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तू आजकल बदला बदला सा लगता है। साई वाई करना भी सीख गया है। बात क्या है? रुद्र, वो क्या है ना, इंस्पेक्टर साहब जी, आपके दिमाग में ओवर खुरापाती चलती रहती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है, समझा? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला। अनिकेत, ओह रियली? रुद्र, या अनिकेत, अच्छा एक बात मेरे पेट में गुदगुदी कर रही है कब से, कहो तो पूछ लूं? रुद्र, अब मैं मना करूंगा तब भी तू अपना मुंह बंद तो नहीं करने वाला? पूछ क्या पूछने वाला है? अनिकेत थोड़ा धीमी आवाज में बोला। अनिकेत, रुद्र तुम जानवी को पसंद करते हो ना? अनिकेत के मुंह से ये बात सुनकर रुद्र चौंक गया। जानवी का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने जानवी का वो मासूम सा चेहरा आ गया। रुद्र के फेस पर भी एक सौम्य मुस्कुराहट फैल गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।